हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूरॉन क्या होता है और न्यूरॉन काम कैसे करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। और आप जानते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र में दो भाग होते हैं, एक मस्तिष्क और एक स्पाइनल कॉर्ड, मेरू रज्जु। हमारे सिलेबस में जो है वो है मानव मस्तिष्क। कि मानव मस्तिष्क की संरचना क्या है, मानव मस्तिष्क के कौन कौन से भाग हैं और कौन सा भाग किस चीज को कंट्रोल करता है। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। ये बात सही है कि मस्तिष्क ही है जो सभी अंगों को कंट्रोल करता है, कमांड देता है, ऑर्डर देता है। और यह आदेश व नियंत्रण, ये मिल गया यही पॉइंट, आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन एक हो गया, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे कि फेफड़े अनैच्छिक हैं, हृदय अनैच्छिक हैं, वृक्क अनैच्छिक हैं आदि, ताप नियमन, भूख एवं प्यास इसका भी कंट्रोल, परिवहन, लय, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण भी करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जो यहां पर एक बात थोड़ा अजीब लग रही है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियों की। ये कहां से आया है? ये पॉइंट हमें दो जगह मिलेगा, एक तो यहां पर मिलेगा, इसके अलावा एक जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली कंट्रोल तो उसी को हो रहा है। तो वहां पर आप देखते हैं कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन है वो अग्र और पश्च पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। तो अग्र और पश्च पीयूष ग्रंथि किसका भाग हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथियों का। और हाइपोथैलेमस किसका भाग हो गया? मस्तिष्क का। मतलब तंत्र का तंत्र अंतःस्रावी कंट्रोल को भी, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनको भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। देखते हैं क्या क्या चीजें दी हैं एनसीईआरटी ने। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा, इसको थोड़ा सुनेंगे। स्केलेटल सिस्टम में हमने एक शब्द पढ़ा था, क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बॉक्स वो हिस्सा है जिसके अंदर ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है कुछ हड्डियों के द्वारा। उनके नाम भी दिए थे, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और इथेमोइड। टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बनता है हमारा क्या, क्रेनियम बॉक्स। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। और खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस, ये क्या है? यहां पर मस्तिष्क के चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं जिन्हें मेनिंजेस या मस्तिष्क आवरण झिल्ली कहते हैं। ये 3 परतों में पाई जाती हैं। अगर 3 परतों में है तो इनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं नाम सहित। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि अंदर से बाहर बताइए या बाहर से अंदर बताइए। अगर हम बाहर वाली परत की बात कर रहे हैं तो उसका नाम है ड्यूरा मैटर, बीच वाली परत की बात करें तो उसका नाम है अरेक्नोइड, और सबसे अंदर वाली परत की बात करें जो मस्तिष्क के संपर्क में होगी उसका नाम क्या है, पाया मैटर। इन्हीं 3 झिल्लियों का जिक्र करा है। पहली कौन सी है? जिसकी बाहरी परत बाकायदा लिखा है, बाहरी परत कौन सी है? ड्यूरा मैटर। आपके काम का पॉइंट यही है कि बाहर है या अंदर है। बहुत पतली मध्य परत कौन सी है? अरेक्नोइड है। और एक आंतरिक परत पाया जाता है जिससे क्या नाम दिया, पाया मैटर, है ना। तो कितनी परतें हो गई? 3। एक हमारे पास क्या हो गई, ड्यूरा मैटर। एक हमारे पास क्या हो गई, अरेक्नोइड। एक हमारे पास क्या हो गई, पाया मैटर। तो टोटल कितनी परतें हैं हमारे पास? टोटल 3 परतें हैं, है ना। जो बाहर वाली है वो कौन सी है, ड्यूरा मैटर। और जो अंदर वाली है वो कौन सी है, पाया मैटर। बस यही आपसे पूछेंगे कि बाहर वाली कौन सी है और अंदर वाली परत कौन सी है, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है, कहलाती है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में, किस किस में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बांटा जाता है। और प्रत्येक मस्तिष्क के अपने कुछ कार्य हैं, हम उनको भी देखेंगे। शुरुआत करिए उन्होंने किससे, अग्र मस्तिष्क के। अग्र मस्तिष्क में क्या है, तो यहां पर उन्होंने 3 भाग करे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन इन्हीं में से एक शब्द जो है जिसका जिक्र वो करते हैं डायंसेफेलॉन, अंतःस्रावी तंत्र में। यहां नहीं करा उन्होंने, कहां करा है, अंतःस्रावी तंत्र में। हम लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं कि अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें, फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास क्या, सेरिब्रम, जो उन्होंने कहा है क्या, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम।
उन्होंने सेरिब्रम ही लिखा है लेकिन हिंदी में। दूसरा होता है डायएन्सेफेलॉन। क्या नाम है? डायएन्सेफेलॉन। और डायएन्सेफेलॉन के 3 भाग होते हैं। डायएन्सेफेलॉन के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? एक होता है एपिथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, है ना? कितने भाग हो गए? 3। एनसीईआरटी ने यहां पर सीधे सीधे शब्द इस्तेमाल कर लिया कि कौन कौन से भाग हैं, तो उन्होंने यहां पर सीधे लिख दिया कौन कौन सा है। सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। डायएन्सेफेलॉन शब्द का जिक्र इन्होंने यहां नहीं करा, वो एंडोक्राइन में करा है, इसलिए इसको आप यहीं पे याद रख लो, बाद में दोबारा पढ़ लेंगे उसमें, और फिर जिस हिसाब से ऑप्शन आएंगे उस हिसाब से टिक कर देंगे। कि सेरिब्रम जिसे हम प्रमस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है और सबसे ज्यादा विकसित भाग भी यही है। यह एक गहरी लंबवत विदर, जिसे अपन ने क्या नाम दिया, प्रमस्तिष्क को 2 भागों में, कौन कौन से? दाएं व बाएं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में विभक्त करती है। और ये गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी जिसे कॉर्पस कैलोसम द्वारा जुड़े होते हैं, और कॉर्पस कैलोसम का पाया जाना मैमिलियन ब्रेन का कैरेक्टर होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देखिए वैसे भी अपन ने जब भी किसी अंग को काटा है तो उसके परदीय भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो इसका भी जो परदीय भाग है उसे क्या नाम दे दिया? कॉर्टेक्स। तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है, इसको थोड़ा ध्यान में देते हैं। गर्त क्या होते हैं? गड्ढे। गायराई और सलकाई उन्हें नाम दिया जाता है। जो गायराई है उन्हें कहते हैं उभार, और जो गड्ढे हैं उन्हें कहा जाता है सलकाई, है ना? प्रमस्तिष्क बरकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। अगर हम कॉर्टेक्स में देखें तो वहां धूसर द्रव है, और उसका केंद्रीय भाग देखें तो वहां पर व्हाइट मैटर है। आगे देखें क्या लिखा गया है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर क्या करती है? तंत्रिका कोशिका सांद्रित होकर इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे यह रंग प्रदान करती है। प्रमस्तिष्क बरकुट में कुछ क्षेत्र कैसे हैं? प्रेरक प्रेरक क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ऑर्डर देने का काम करते हैं। वह संवेदी भाग, संवेदी भाग कौन होते हैं? जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। और कुछ और बड़े भाग होते हैं जो ना तो स्पष्टता प्रेरक होते हैं और ना ही संवेदी होते हैं। ये भाग एसोसिएशन एरिया कहलाते हैं, तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेसे, ये रेसे शब्द कहां से आया है? 4 शब्द होते हैं, एक होता है गैंग्लियाई, एक होता है न्यूक्लियाई, एक होता है नर्व और एक होता है ट्रैक्ट। नर्व कहा जाता है ग्रुप ऑफ एक्सॉन, इसे बोलते हैं आउटसाइड दी सीएनएस में, और ग्रुप ऑफ एक्सॉन जब वो सीएनएस के अंदर होता है तब उसे बोला जाता है ट्रैक्ट। ऐसे ही ग्रुप ऑफ साइटोन जब वो सीएनएस से बाहर होता है तब उसे बोलते हैं गैंग्लिया, और ग्रुप ऑफ साइटोन जब सीएनएस में होता है तब उसे बोला जाता है न्यूक्लियाई। तो इसलिए ये जो रेसे शब्द लिखा है ना, ये ट्रैक्ट के लिए लिखा है, क्योंकि आप जानते हो मस्तिष्क सीएनएस का भाग होता है। माइलिन आच्छाद से आवृत रहते हैं जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध का क्या आंतरिक भाग बनाते हैं, और इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। ये दिया है एनसीईआरटी का डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो क्या चीज आपको दिखाई दे रही है? यहां पर आप देखें, ये पूरा हिस्सा, यहां से ये पूरा हिस्सा अगर आप देखें, इतना जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा हिस्सा जो इतना दिख रहा है, ये है हमारा अग्र मस्तिष्क। और यहां पर अगर आप इस वाले हिस्से को देखें, सिर्फ इतना, ये छोटा सा हिस्सा, अगर आप इस छोटे से हिस्से को देखें तो ये छोटा सा हिस्सा आपका हो जाता है मध्य मस्तिष्क, और ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाता है आपका क्या? हाइंड ब्रेन, इतना वाला हिस्सा, है ना? एनसीईआरटी ने ये मध्य मस्तिष्क का एरो थोड़ा आगे बढ़ा दिया, वो थोड़ा सा आगे चला गया, गलत चला गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग लिखे एनसीईआरटी ने? 3। और कौन से? सेरिब्रम। तो सबसे बड़ा भाग जो आपको बाहर दिख रहा है ना, ये है क्या? सेरिब्रम। दूसरा है हाइपोथैलेमस और थैलेमस, तो ये हो गया थैलेमस, और ये नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस।
और हाइपोथैलेमस के नीचे ही यहां पर लगी है क्या, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, छोटा सा हिस्सा हमारा क्या है, मध्य मस्तिष्क है, और यहां पर पश्च मस्तिष्क के कितने भाग, तीन, एक हो गया पोन्स, एक हो गया मेडुला, और एक हो गया सेरिबेलम। ये तीन हिस्से किसके हैं, ये तीन हिस्से हैं हाइंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क के। जरा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध में अगर आप देखें गायराई और सलकाई, गड्ढे और उभार है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना इरेगुलरली, ये गड्ढे और उभार क्या कहलाते हैं, गायराई और सलकाई। प्रमस्तिष्क गोलार्ध हो गया, प्रमस्तिष्क ये वाला हिस्सा हो गया, ये हमारा थैलेमस हो गया, ये नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस हो गया, मध्य मस्तिष्क ये वाला हिस्सा हो गया। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या शामिल है, तो पश्च मस्तिष्क में पोन्स आ गया, पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम आ गया, और पश्च मस्तिष्क में मेडुला आ गया। ये तीन भाग दिए हैं, और मेडुला ही आगे जाके बदल जाता है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये जो नीचे रस्सी जैसी संरचना जाती हुई दिख रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है। ये बनावट दी गई है किसमें, हमारे एनसीईआरटी में। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा मस्तिष्क अंदर से खोखला होता है, जहां पर एक नलिका पाई जा रही है, ये दिख रही है, इसको उन्होंने नाम दिया है प्रमस्तिष्क तरल नलिका, इसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। या अगर आप पुरानी किताब लगाएंगे तो वहां पे आपको इसका एक नाम और मिल जाएगा, इसे कहा जाता है इटर या आइटर, एक ही बात है ना, सेरिब्रल एक्विडक्ट या इटर। इस डायग्राम को आप याद रखिएगा, एक एक लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक शब्द और आ जाता है जिसे बोला जाता है मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम। जरा देखिएगा कि जो हमारा मिड ब्रेन है, जो पोन्स है, और जो हमारा मेडुला है, नहीं लग रहा है कि वो एक ही लाइन में है, इसलिए इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है ब्रेन स्टेम। कौन कौन सा, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। सेरिबेलम को उसमें इंक्लूड नहीं करा गया है क्योंकि वो बाहर की तरफ जा रहा है ना। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं एक एक करके क्या क्या दिया गया है। जिसे श्वेत द्रव कहते हैं। प्रमस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है, जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। देखिए क्यों ऐसा कहा है कि जो भी सूचनाएं होंगी वो पहले थैलेमस में आएंगी, और थैलेमस उन्हें कहां भेजेगा, सेरिब्रम में भेजेगा जो है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ऐसे ही कोई आदेश आएगा तो सेरिब्रम से चलेगा, पहले थैलेमस में जाएगा, फिर वो आगे बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो जो भी चीज आ रही है और जा रही है, उनका मुख्य संपर्क स्थल क्या है, उनका मुख्य संपर्क स्थल है हमारे पास क्या, थैलेमस। तो ये पॉइंट याद कीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, भी आ सकता है एग्जाम में। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग, और ये क्या है, थैलेमस, दूसरा लिखा है तो पहला कौन है, पहला हुआ हमारा क्या, सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, तापमान नियमन का केंद्र कहां, हाइपोथैलेमस में। खाने और पीने का नियंत्रण का केंद्र कहां, हाइपोथैलेमस में। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं, और ये कुछ हार्मोन्स बनाती हैं जो कंट्रोल करता है किसको, अग्र और पश्च पीयूष ग्रंथि को, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रावण करती हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग और अंदरूनी अंग, जैसे यहां पे एक शब्द उन्होंने दिया है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम अलग से कोई सिस्टम नहीं है, पहले तो बात ये आप दिमाग में रखिएगा कि लिम्बिक सिस्टम अलग से कोई चीज नहीं है। जो मस्तिष्क का डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा, उसमें ही कुछ भाग हाइपोथैलेमस का, कुछ थैलेमस का, कुछ कॉर्टेक्स का, इतना सारा हिस्सा मिलकर ही लिम्बिक सिस्टम बनाता है, अलग से कोई संरचना का नाम नहीं है उसमें। जरा चलते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर, देखिए ये मिल गया पॉइंट, समूह मिलकर, मतलब अलग से कोई विशिष्ट संरचना नहीं है, यही सब चीजें मिलकर के एक जटिल संरचना का निर्माण करता है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति जैसे उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। तो यहां पर बेसिकली दो चीजों के बारे में कहा, एक हमारे पास थैलेमस, एक है हमारे पास क्या, हाइपोथैलेमस। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसका भाग है, डायेंसेफेलॉन का भाग है।
और उसके ऊपर क्या है, सेरिब्रम, और सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन मिलकर क्या बना रहे हैं, अग्र मस्तिष्क। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क को लेकर सिर्फ 2 पॉइंट ऐसे हैं जो काम के आ सकते हैं कि छोटा सा हिस्सा है और उसके बीच में एक नली का जिक्र अभी हुआ था, सेरिब्रल एक्विडक्ट, जिसे इटर नाम दिया। और इसके अलावा इसी हिस्से में पृष्ठ भाग में देखें तो 4 लोब या बॉल नुमा संरचना नजर आती हैं, जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमाना कहते हैं। तो 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के थैलेमस हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है। एक नाल, ये रहा वो पॉइंट, प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है और मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा, ये मिल गया, उभारों का बना होता है, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिस जेमाना कहते हैं। इस पॉइंट को याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगली चीज हमारे पास क्या है, अगली चीज है हमारे पास पश्च मस्तिष्क। और अभी हम लोगों ने कहा कि पश्च मस्तिष्क में कितनी चीजें शामिल हैं, तो पश्च मस्तिष्क में 3 चीजें शामिल हैं। एक है हमारे पास पोन्स, एक है मेडुला और एक है सेरिबेलम। शब्दों में कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले जो मिला था प्रमस्तिष्क वो है सेरिब्रम और ये है अनुमस्तिष्क सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिबेलम है। कि पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश। अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम, स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेरिब्रम नहीं है, ये सेरिबेलम है। मध्यांश, जिसे पूरा नाम दिया गया है मेडुला ऑब्लंगेटा, का बना होता है। पोन्स रेशेनुमा पथ, ट्रैक्ट, फिर से वही शब्द आ गया है, का बना होता है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को, जरा याद कीजिएगा, विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। कि पोन्स जो है वो उसे सेरिबेलम से भी कनेक्ट करता है, मेडुला से भी कनेक्ट करता है और यहां तक कि सेरिब्रम से भी कनेक्ट करता है। तो यही उन्होंने लिखा है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का काम किसका है, पोन्स का है। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है, विलगित होने से क्या हो जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन उस जगह पे आ सके, जो कि न्यूरॉन को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। कि अगर आप देखें तो जो मेडुला है और मेडुला के नीचे से ही क्या निकलती है, वहां पर मेडुला के नीचे से ही वो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में किसका, हृदय और श्वसन दोनों का नियमन का केंद्र है। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था तो वहां पर जिक्र आया था रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। और यहीं पे एक शब्द का जिक्र और आया था, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां होता है, वो पोन्स में होता है। ये 2 शब्द का जिक्र आया था श्वसन में। इसके अलावा हृदय, हृदय की बात करें तो वहां पर भी आया था कार्डियक सेंटर, और कार्डियक सेंटर भी कहां है, मेडुला में। अगर आप गौर से देखें तो श्वसन नियमन केंद्र और हृदय का जो केंद्र है, दोनों ही कैसे हैं, अनैक्षिक हैं। तो मेडुला ऑब्लंगेटा अनैक्षिक चीजों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन, जो पहले सिलेबस में आपके में एनसीईआरटी में था, अब उस रिफ्लेक्स एक्शंस को हटा दिया गया है, अब वहां पर नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी आप उसको एक बार पढ़िएगा। और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, ये पॉइंट जो मिल गया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मस्तिष्क स्तंभ के मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, एक ही सीधी रेखा में है, और इन तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया, ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क स्तंभ। कि मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा मस्तिष्क स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। मिल गया ये पॉइंट, मस्तिष्क स्तंभ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रेन स्टेम। क्या नाम दिया गया, ब्रेन स्टेम नाम दिया गया। कि मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरु रज्जु के बीच संयोजन या ब्रिज की तरह कार्य करता है। आप देखें मस्तिष्क स्तंभ के ऊपर क्या है, ब्रेन का पार्ट है, और मस्तिष्क स्तंभ के नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि जो मस्तिष्क स्तंभ है उसने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ा हुआ है। यहां पर जाकर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और जाने से पहले हम लोग एक बार इसका सारांश भी देख लेते हैं, क्या कहा है एनसीईआरटी ने।
एनसीईआरटी ने कहा कि तंत्रिका तंत्र समन्वय तथा एकीकृत क्रियाओं के साथ ही अंगों की उपापचयी तथा समस्थैनिक में जैसे होम्योस्टेसिस, थोड़ी देर पहले भी अगर हम देखें प्रीवियस लेक्चर में जहां पर नर्वस सिस्टम स्टार्ट होता है वहां पर भी यही होम्योस्टेसिस शब्द का जिक्र करा है, और जब आप लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा वहां पर भी यही शब्द आया। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अपने शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थायी बनाए रखना। का नियंत्रण करता है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? ये रहा न्यूरॉन, ये मिल गया। क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन झिल्ली के दोनों ओर सांद्रण प्रवणता अंतराल के कारण उत्तेजक कोशिकाएं होती हैं, एक्साइटेबल सेल हैं, ऐसा भी शब्द हमें मिला पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में। स्थिर तंत्र की झिल्ली के दोनों ओर का विद्युत विभवांतर विराम कला विभव, जिसे नाम दिया था हम लोगों ने क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू भी आपको बताई गई है -70 मिली वोल्ट। विराम कला विभव RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है तंत्रिकाक्ष झिल्ली पर विद्युत विभवांतर प्रेरित कर उद्दीपन द्वारा संचारित होता है। और तब वहां पर आया था शब्द क्या? एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल कितना था? +35 मिली वोल्ट था। इससे सक्रिय विभव ये आ गया एक्शन पोटेंशियल। आरएमपी कितना था? -70 मिली वोल्ट, और एक्शन पोटेंशियल कितना था? +35 मिली वोल्ट, है ना। कहते हैं तंत्रिकाक्ष झिल्ली की सतह पर आवेगों का संचरण, विध्रुवीकरण, डिपोलराइजेशन, और ध्रुवित मतलब जो एक्साइटेड स्टेज है उससे विराम कला में दोबारा वापस आना, इसे नाम दिया था पुनः ध्रुवीकरण या रिपोलराइजेशन के रूप में होता है। पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां सिनेप्सिस का निर्माण करती हैं। आप जानते हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मिलकर ही क्या बनाते हैं? सिनेप्स। सिनेप्स ये भी बताया था कि कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 3। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या कहा गया था? सिनेप्स कहा गया था, जो कि सिनेप्टिक विदर द्वारा पृथक हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। इसका भी जिक्र हम लोगों ने करा था कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं उनमें सिनेप्टिक दरार नहीं मिलती है, कोशिकाओं की झिल्लियां आपस में बहुत टाइटली अटैच्ड होती हैं, जबकि केमिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक जो क्लेफ्ट है वो पाया जाता है। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स पर आवेगों के संचरण में भाग लेने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, या हिंदी में देखें तो इन्हें तंत्रिका संचारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका संचारी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव तंत्र का तंत्र, इसके बारे में देख लेते हैं कि मानव तंत्र का तंत्र में क्या क्या चीजें हैं। मानव तंत्र का तंत्र दो भागों का बना होता है। एक है केंद्रीय तंत्र का तंत्र, आज ही पढ़ा आप लोगों ने कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या आ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्र का तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या आ जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा ब्रेन से निकलने वाली नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व। सीएनएस, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र मस्तिष्क और मेरू रज्जु का बना होता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा? 3 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो हम लोगों ने बांटा था बेसिकली 2 में, सेरिब्रम और डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के फिर से कितने भाग किए? 3, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिख दिया सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बना होता है। कितने भाग लिए? 3। प्रमस्तिष्क लंबवत अर्धगोलार्धों में विभक्त होता है जो कॉर्पस कैलोसम से जुड़े रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो डबल स्टार लगाइएगा।
कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम किसका है, तो वो कॉर्पस कैलोसम का है। अग्र मस्तिष्क का महत्वपूर्ण भाग हाइपोथैलेमस शरीर के तापक्रम, खाने और पीने आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क गोलार्धों का आंतरिक भाग और संगठित गहराई में स्थित संरचनाएं कौन कौन सी, जिनका नाम भी उन्होंने दिया था, हिप्पोकैम्पल और एमिगडाला। ये दो संरचनाओं का नाम एनसीईआरटी ने दिया है, जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। यह सूंघने, रिफ्लेक्स क्रिया और लैंगिक व्यवहार, इसको याद रखिएगा कि लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो वहां पर लिम्बिक सिस्टम है, के नियंत्रण, मनोभावों की अभिव्यक्ति और अभिप्रेरण से संबंधित होता है। मध्य मस्तिष्क ग्राही व एकीकरण तथा एकीकृत दृष्टि से तंतु तथा श्रवण अंतर क्रियाओं से संबंधित है। पश्च मस्तिष्क में क्या क्या है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, वहां सेरिब्रम नहीं है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम कर्ण की अर्धचंद्राकार नलिकाओं तथा श्रवण तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को एकीकृत करता है। आप जानते हैं सिलेबस से अब हटा दिया गया है, कान हमारे सिलेबस में हुआ करता था, और जो अंतःकरण है वो बैलेंसिंग का काम करता है, और बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। कान वहां पर सिर्फ उसे सिग्नल भेजता है। मध्यांश में मेडुला में श्वसन, हृदय परिसंचारी, प्रतिवत, रिफ्लेक्स और जठर स्रावों के नियंत्रण केंद्र होते हैं। पोन्स रेशेनुमा पथ का बना होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। ये पॉइंट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। परधीय तंत्र का तंत्र को प्राप्त उद्दीपनों के लिए अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। एक लाइन दी है, लेकिन इसको आगे एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं करा, यहां पर रिफ्लेक्स एक्शन करा है उन्होंने, तो इस लाइन को याद रखिएगा, एज इट इज डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।